वेलकम टू इन डार्क 33। इन डार्क 33 में आपका स्वागत है, जहां अंधेरे की कहानियां सांस लेने लगती हैं। आज की ये कहानी हमें भेजी है हमारे एक दर्शक ने। आपके और हमारे जैसा ही एक शख्स जिसने रात की खामोशी में छिपे रहस्यों को हमारे साथ साझा किया। तो अपनी बत्तियां बुझा दीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार की कहानी आपको अनजान की गहराइयों में ले जाएगी। यह घटना मेरे एक दोस्त के दादा के साथ घटी थी, करीब 4 साल पहले, कोरोना महामारी के आखिरी दिनों में। कुछ जगहों और नामों को गोपनीय रखा गया है, और यह ठीक भी है। मेरे दोस्त के दादा का नाम बदलकर यहां सुजॉयदा रखा गया है। अब यह कहानी सुजॉयदा की जुबानी सुनिए। यह 6 तारीख की बात है, साल 2021 की। मैंने तब अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। घर में हम 4 लोग थे, मैं, माँ, बाबूजी और मेरा छोटा भाई। बाबूजी एक छोटे से दफ्तर में काम करते थे। एक दिन अचानक दफ्तर से लौटते वक्त उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर ने साफ कह दिया, बाबूजी अब कभी चल नहीं पाएंगे। घर का बड़ा बेटा होने के नाते सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। इसलिए मैंने कोलकाता में एक दफ्तर में बैक ऑफिस की नौकरी शुरू की। आसनसोल या उसके आसपास तब कोई काम नहीं मिला था। नतीजा यह हुआ कि मुझे हर सुबह घर से निकलकर कोलकाता जाना पड़ता और रात को लौटना पड़ता। 1 महीना बीत गया। मैं लगभग हर दिन लोकल ट्रेन से घर लौटता था, लेकिन उस दिन की यात्रा मेरी जिंदगी में एक काला अध्याय शुरू करने वाली थी। यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उस दिन मैंने कोलकाता से शाम के 6:15 की लोकल ट्रेन पकड़ी। रात 7:45 पर बर्धमान स्टेशन पहुंचा। वहां से आसनसोल की ट्रेन में चढ़ा। यहीं से कहानी शुरू होती है। दिन भर हल्की भारी बारिश हो रही थी। प्लेटफॉर्म पर लोग न के बराबर थे। बदकिस्मती से उस दिन जल्दबाजी में मैं अपना छाता घर पर भूल आया था। ट्रेन आई तो मैं चढ़ गया। ट्रेन लगभग खाली थी। मेरे डिब्बे में यात्री नाम मात्र के थे। रात 8:15 पर ट्रेन चली। धीरे धीरे 1-2 लोग डिब्बे में चढ़े। मेरे सामने सीट खाली होने के बावजूद एक बुजुर्ग सज्जन आकर मेरे बगल में बैठ गए। उनकी उम्र शायद 60 से ऊपर रही होगी। मैं खिड़की के पास बैठा था, कानों में हेडफोन लगाए गाने सुन रहा था। अचानक मेरी पीठ पर किसी ने थकथकाया। मुड़ा तो देखा, वह बुजुर्ग मुझे बुला रहे थे। हेडफोन की वजह से उनकी आवाज सुनाई नहीं दी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पास थोड़ा पानी होगा? मैंने अपनी पानी की बोतल उन्हें दे दी। उन्होंने आधी बोतल गटक डाली और राहत की सांस लेकर मुझे धन्यवाद दिया। मैंने पूछा, आप ठीक तो हैं ना? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटा, बस ट्रेन पकड़ने के लिए भागना पड़ा था। इस उम्र में इतना जोर नहीं झेला जाता। मैंने उन्हें थोड़ा आराम करने को कहा। फिर उन्होंने मुझसे कहा, मानकर स्टेशन आने से पहले मुझे एक आवाज दे देना। मैंने वैसा ही किया। मानकर स्टेशन से 2 मिनट पहले उन्हें जगा दिया। उतरते वक्त उन्होंने कहा, मैं फला मोहल्ले में शिव मंदिर के सामने रहता हूं, कभी मेरे घर आना। ट्रेन मानकर से चलने के थोड़ी देर बाद मेरी नजर अपनी बगल की सीट पर गई। वहां एक छाता पड़ा था। जाहिर है वह बुजुर्ग जल्दबाजी में इसे भूल गए थे। मैंने सोचा, शायद यह ऊपर वाले का आशीर्वाद है। इस बारिश में कम से कम मुझे भीगने से तो बचा लेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह छाता मेरी जिंदगी में अभिशाप बनकर आएगा। आसनसोल स्टेशन पर उतरकर मैं घर पहुंचा। रात का खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। हमारे घर के नीचे माँ बाबूजी रहते हैं। ऊपर 2 कमरे हैं, एक भाई का, एक मेरा। मेरे कमरे से लगा एक बालकनी है। फोन चलाने के बाद मैंने बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि बाहर बारिश और तेज हवा चल रही थी। आधी रात को नींद खुली। देखा, बालकनी का दरवाजा खुला हुआ है।
पर्दे हवा में लहरा रहे हैं। सड़क की स्ट्रीट लाइट की रोशनी में एक छाया दिखी। वह मेरी ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह पास आ रही थी, वैसे वैसे एक सड़ांध फैल रही थी, जैसे कई दिनों का सड़ा हुआ मांस। वह छाया धीरे धीरे एक बुजुर्ग की शक्ल ले रही थी। बाहर की रोशनी में उसका चेहरा साफ हुआ। सिर का बायां हिस्सा आधा गायब था, वहां से खून टपक रहा था। आंखें कक्षा से बाहर लटक रही थीं। बायां पैर गायब था, जैसे वह एक पैर पर हवा में तैर रहा हो। कटा हुआ बायां हाथ वह अपने दाएं हाथ में थामे था। अचानक एक दर्द भरी फुसफुसाहट सुनाई दी। बेटा, मेरा छाता दे दो, मैं मानकर से भीगता हुआ इसे लेने आया हूं, दे दो मुझे। यह कहकर उसने अपना कटा हाथ मेरी ओर बढ़ाया और जोर से हंसा। फिर मुझे कुछ याद नहीं। सुबह पता चला कि मां ने कई बार आवाज दी, लेकिन जवाब न मिलने पर भाई ने दरवाजा तोड़कर मुझे बेहोश हालत में निकाला। उस दिन मुझे बुखार चढ़ाया, दफ्तर नहीं जा सका। रात को सपने में फिर वही बुजुर्ग दिखा। इस बार उसका चेहरा सामान्य था। वह ट्रेन से उतर रहा था। प्लेटफॉर्म पर पटरी पार करते वक्त बार बार गिर रहा था। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रेन आई और उसे कुचल दिया। मैं खिड़की से देख रहा था। उसका कुचला हुआ शरीर पटरी पर मेरी ओर दौड़ रहा था। सिर के बाएं हिस्से से खून की धारा बह रही थी। वह कह रहा था, बेटा, मेरा छाता दे दो, मेरा छाता। मैं चीखते हुए जागा। कमरे की बत्ती जलाई। मां और भाई दौड़े आए। उस रात मां मेरे पास सोई, भाई बाबूजी के पास रहा। मैंने तय किया कि इस अभिशप्त छाते को अगले दिन गंगा में फेंक दूंगा। दफ्तर जाते वक्त छाता साथ ले लिया, लेकिन ट्रेन लेट होने की वजह से सोचा कि देर हो जाएगी तो फेंक नहीं सका। तय किया कि छुट्टी के बाद फेंकूंगा। छुट्टी के बाद गंगा घाट पहुंचा। छाता फेंकने ही वाला था कि देखा नदी में एक नाव आ रही है। मांझी का चेहरा अंधेरे में दिख नहीं रहा था। पास आते ही वह साफ हुआ। काले चादर में लिपटा एक क्षत विक्षत शरीर, मांस लटक रहा था। एक हाथ और एक पैर के सहारे वह नाव से उतरकर मेरी ओर दौड़ना चाह रहा था। देर नहीं लगी समझने में, यह वही बुजुर्ग था। लेकिन वह मुझे डर क्यों दिखा रहा था? सिर्फ छाते के लिए? या यह सब मेरे दिमाग का वहम था? आखिरकार वहां से भाग आया। कोलकाता से बर्धमान, फिर बर्धमान से आसनसोल की ट्रेन पकड़ी। थोड़ी दूर चलने पर मानकर स्टेशन आ गया। कल रात का वह डरावना मंजर याद आ गया। मैंने तय किया कि इस छाते को किसी भी तरह मुझसे दूर करना होगा। जब तक यह मेरे पास रहेगा, वह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। सोचा, आसनसोल पहुंचने से पहले इसे सीट पर छोड़ दूंगा, इससे सारी परेशानी खत्म। उतरने लगा, तभी पीछे से एक सज्जन ने आवाज दी, अरे दादा, आप अपना छाता भूल रहे हैं। मन में सोचा, इस बूढ़े का छाता मुझे खत्म कर देगा। शायद यही मेरी किस्मत का मजाक है। मजबूरी में छाता उठाया और घर की ओर चल पड़ा। मोहल्ले के मोड़ पर पहुंचा तो देखा एक भिखारी काला चादर ओढ़े बैठा है। बदबू इतनी तेज कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, बेटा, कुछ खाने को दे दो, कई दिन से भूखा हूं। मैंने जेब से कुछ सिक्के निकाले और उसके बर्तन में डाल दिए। घर की ओर बढ़ा ही था कि पीछे से आवाज आई, बेटा, छाता भी दे दो, बारिश में भीग जाऊंगा। यह सुनकर पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। मैं घर की ओर दौड़ा। लगा कोई छाया मेरा पीछा कर रही है। घर के पास पहुंचते ही बेहोश हो गया। होश आया तो भाई पास बैठा था और मां सिर पर पानी की पट्टी रख रही थी। थोड़ा ठीक हुआ तो मां के जोर देने पर सारी बात बता दी। अगले दिन सुबह मां मुझे मोहल्ले के एक सिद्ध बाबा के पास ले गईं। उन्हें सब बताया। उन्होंने मुझ पर जल छिड़का और दाएं हाथ में एक ताबीज बांध दिया। बोले, उस आदमी की मौत हादसे में हुई थी। उसकी चीज तुम्हारे पास होने से वह बार बार आ रहा है, लेकिन डरने की बात नहीं। जब तक यह ताबीज पहने रहोगे
कोई बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने सलाह दी कि उस बुजुर्ग का छाता उसकी विधवा पत्नी को दे आओ। पिंडदान के वक्त छाते को भी विसर्जन कर दो तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। पहली मुलाकात में उस बुजुर्ग ने अपना पता बताया था तो ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई। उसी दिन मैं और भाई उसके घर गए। उसकी पत्नी से पता चला कि 4 दिन पहले, यानी जिस दिन मेरी उससे पहली मुलाकात हुई थी, मानकर स्टेशन पर पटरी पार करते वक्त एक एक्सप्रेस ट्रेन ने उसे कुचल दिया था। घर न लौटने पर उसकी पत्नी ने पुलिस को खबर दी। बाद में शव की पहचान हुई। रिश्तेदार न होने की वजह से सही रीति से अंतिम संस्कार नहीं हुआ। नगरपालिका ने लाश जला दी। हमने छाता उसकी पत्नी को दे दिया और सिद्ध बाबा की सलाह बताई। फिर घर लौट आए। उसके बाद मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई। उस बुजुर्ग को भी फिर कभी नहीं देखा। शायद अपनी प्यारी चीज खोने का दुख लिए वह इस दुनिया को छोड़ नहीं पा रहा था। नुकसान पहुंचाने की बजाय बस अपनी खोई हुई चीज को बार बार मांग रहा था। तो दोस्तों, चलिए अब हम अगली घटना की ओर बढ़ते हैं। यह घटना मेरे एक दोस्त के दादा के साथ घटी थी, करीब 4 साल पहले, कोरोना महामारी के आखिरी दिनों में। कुछ जगहों और नामों को गोपनीय रखा गया है, जो ठीक भी है। मेरे दोस्त के दादा का नाम बदलकर यहां सुजॉयदा रखा गया है। अब यह कहानी सुजॉयदा की जुबानी सुनिए। यह 6 तारीख की बात है, साल 2021 की। मैंने तब अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। घर में हम 4 लोग थे, मैं, माँ, बाबूजी और मेरा भाई। बाबूजी एक छोटे से दफ्तर में काम करते थे। एक दिन दफ्तर से लौटते वक्त उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर ने कह दिया, बाबूजी अब कभी चल नहीं पाएंगे। घर का बड़ा बेटा होने के नाते सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मैंने कोलकाता में एक बैक ऑफिस की नौकरी शुरू की। आसनसोल या उसके आसपास तब कुछ मिला नहीं। हर सुबह घर से निकलना पड़ता और रात को लौटना पड़ता। 1 महीना बीत गया। हर रात लोकल ट्रेन से घर लौटता था। लेकिन उस दिन की यात्रा मेरी जिंदगी में एक काला अध्याय लेकर आई। कोलकाता से शाम 6:15 की ट्रेन पकड़ी। रात 7:45 पर बर्धमान पहुंचा। वहां से आसनसोल की ट्रेन में चढ़ा। दिन भर हल्की भारी बारिश हो रही थी। प्लेटफॉर्म पर लोग न के बराबर थे। जल्दबाजी में उस दिन मैं अपना छाता घर पर भूल आया था। ट्रेन खाली थी। रात 8:15 पर ट्रेन चली। 1-2 लोग चढ़े। मेरे बगल में एक बुजुर्ग बैठ गए, उम्र शायद 60 से ज्यादा। मैं खिड़की के पास हेडफोन लगाए गाने सुन रहा था। अचानक पीठ पर किसी ने थकथकाया। वह बुजुर्ग बोले, बेटा थोड़ा पानी मिलेगा? मैंने अपनी बोतल दे दी। उन्होंने आधी बोतल पीकर धन्यवाद दिया। मैंने पूछा, आप ठीक तो हैं? बोले, ट्रेन पकड़ने के लिए भागना पड़ा था। इस उम्र में इतना जोर नहीं सजा जाता। मैंने उन्हें आराम करने को कहा। उन्होंने कहा, मानकर स्टेशन आने से पहले मुझे एक आवाज दे देना। मैंने 2 मिनट पहले उन्हें जगा दिया। उतरते वक्त बोले, मैं फला मोहल्ले में शिव मंदिर के सामने रहता हूं, कभी घर आना। ट्रेन चलने के बाद देखा मेरे बगल में एक छाता पड़ा है। जाहिर है वह बुजुर्ग जल्दबाजी में भूल गए थे। सोचा इस बारिश में यह मुझे बचा लेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह छाता मेरी जिंदगी में अभिशाप बन जाएगा। आसनसोल पहुंचकर रात का खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। मेरा कमरा ऊपर है, साथ में एक बालकनी। बारिश तेज हो रही थी तो बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया। आधी रात को नींद खुली। बालकनी का दरवाजा खुला था। पर्दे हवा में लहरा रहे थे। सड़क की रोशनी में एक छाया दिखी। वह मेरी ओर बढ़ रही थी। चारों तरफ सड़ान फैल रही थी। छाया धीरे धीरे एक बुजुर्ग की शक्ल ले रही थी। सिर का बायां हिस्सा गायब था। खून टपक रहा था। आंखें लटक रही थीं। बायां पैर नहीं था,
जैसे हवा में तैर रहा हो। कटा हुआ बायां हाथ वह थामे था। फुसफुसाते हुए बोला, बेटा, मेरा छाता दे दो। मानकर से भीगता हुआ इसे लेने आया हूं। फिर जोर से हंसा। मैं बेहोश हो गया। सुबह भाई ने दरवाजा तोड़कर मुझे निकाला। मुझे बुखार चढ़ाया। रात को सपने में फिर उसे देखा। वह ट्रेन से उतर रहा था। पटरी पार करते वक्त एक एक्सप्रेस ट्रेन ने उसे कुचल दिया। उसका कुचला हुआ शरीर मेरी ओर दौड़ा और बोला, छाता दे दो। मैं चीखते हुए जागा। मां भाई दौड़े आए। मैंने तय किया कि इस छाते को गंगा में फेंक दूंगा। अगले दिन दफ्तर जाते वक्त ट्रेन लेट हुई तो फेंक नहीं सका। छुट्टी के बाद गंगा घाट गया। छाता फेंकने ही वाला था कि एक नाव आई। मां जी का चेहरा नहीं दिख रहा था। पास आते ही दिखा एक क्षत विक्षत शरीर, एक हाथ, एक पैर। मेरी ओर दौड़ना चाह रहा था। मैं भाग आया। कोलकाता से बर्धमान, फिर आसनसोल की ट्रेन पकड़ी। थोड़ी दूर चलने पर मानकर स्टेशन आया। कल रात का वह डरावना मंजर याद आ गया। मैंने सोचा, इस छाते को किसी भी तरह मुझसे दूर करना होगा। जब तक यह मेरे पास रहेगा वह पीछा नहीं छोड़ेगा। आसनसोल पहुंचने से पहले छाते को सीट पर छोड़ने का फैसला किया। उतरने लगा, तभी पीछे से एक सज्जन बोले, अरे दादा, आप अपना छाता भूल रहे हैं। मन में सोचा, इस बूढ़े का छाता मुझे खत्म कर देगा। यह मेरी किस्मत का मजाक ही है। मजबूरी में छाता उठाया और घर की ओर चल पड़ा। मोहल्ले के मोड़ पर एक भिखारी दिखा, सिर पर काला चादर, बदबू भयानक। बोला, बेटा, कुछ खाने को दे दो, कई दिन से भूखा हूं। मैंने जेब से कुछ सिक्के दिए और घर की ओर बढ़ा। अचानक पीछे से आवाज आई, बेटा, छाता भी दे दो, बारिश में भीग जाऊंगा। यह सुनकर पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा और वहां बेहोश हो गया। होश आया तो भाई पास बैठा था। मां सिर पर पानी डाल रही थी। मां के जोर देने पर सारी बात बताई। अगले दिन मां मुझे मोहल्ले के एक सिद्ध बाबा के पास ले गईं। उन्होंने जल छिड़का, ताबीज बांधा और बोले, उसकी मौत हादसे में हुई थी। उसकी चीज तुम्हारे पास होने से वह आ रहा है। यह ताबीज पहनो, कोई बुरी शक्ति नुकसान नहीं कर पाएगी। छाते को उसकी पत्नी को दे दो और पिंडदान में विसर्जन करो। पहली मुलाकात में उसने पता बताया था तो ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई। भाई के साथ उसके घर गया। उसकी पत्नी ने बताया कि 4 दिन पहले मानकर स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन ने उसे कुचल दिया था। अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ। नगर पालिका ने लाश जला दी। हमने छाता दिया और सलाह बताई, फिर घर लौट आए। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसे फिर नहीं देखा। शायद अपनी प्यारी चीज खोने का दुख उसे इस दुनिया से जाने नहीं दे रहा था। नुकसान पहुंचाने की बजाय वह बस अपना छाता मांग रहा था। इस घटना से पता चलता है कि अस्वाभाविक मौत के बाद कई लोग नहीं समझ पाते कि वे मर चुके हैं। मृत्यु से ठीक पहले जो कर रहे थे वही दोहराना चाहते हैं। वह बुजुर्ग बार बार कह रहा था, छाता दे दो, भीग जाऊंगा। शायद घर से निकलते वक्त उसकी पत्नी ने कहा था, बारिश हो रही है, छाता ले लो। वही छाता उसकी आत्मा से जुड़ गया था। दोस्तों, यह घटना आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। चलिए अब अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह घटना मेरी अपनी जिंदगी में घटी साल 2021 में। मेरे जेठू चल बसे। श्मशान के नियम के मुताबिक लाश जलाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। तब तक किसी को लाश के पास रहना होता है। वह भूमिका मैंने निभाई। परिवार में कोई और नहीं था, मैं अकेला था। बीच बीच में कोई आकर देखकर चला जाता। मेरे आसपास 5-6 लाशें थीं और उनके परिवार के कुछ लोग इंतजार कर रहे थे। जेठू के सिर के नीचे मेरा तकिया रखा गया था। रात गहरा रही थी और लाशें आने लगीं। मैं पहले कभी श्मशान नहीं गया था। इतनी लाशों के बीच खुद को कभी नहीं सोचा था। आंखों में नींद आ रही थी, लेकिन एक अनजानी ताकत, शायद इच्छा शक्ति, मुझे सोने नहीं दे रही थी। लग रहा था सोया तो कुछ हो जाएगा। मन में एक अनजाना डर बैठ गया। फिर भी न जाने कब नींद आ गई। सपने में लगा जेठू अभी उठकर बैठ गए।
बोले, क्या रे बाबू, इस सख्त तकिए पर कैसे सोता है? बचपन में तो रुई का तकिया चाहिए था। मैं तो शांति से सो भी नहीं पा रहा था। मैंने मुड़कर देखा, जेठू अपनी गर्दन दबा रहे थे। इस बात से मुझे उतना डर नहीं लगा जितना अगले दृश्य से लगा। खुद को देखा, दीवार से टेक लगाए, आंखें बंद किए बैठा हूं। मरा हुआ हूं या जिंदा, समझ नहीं आया। धीरे धीरे लाइन की लाशें हवा में तैरने लगीं और चिता की ओर बढ़ने लगीं। परिवार वाले रो रहे थे, लेकिन मैं देख रहा था। लाशें बिस्तर पर लेटे अपने लोगों को देखकर कह रही थीं, अब मत रो, ज्यादा दर्द हो तो मेरे साथ चल। सिर घुमाया तो जेठू की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। क्या रे बाबू, हैरान हो रहा है या डर रहा है? कुछ कहना चाहा लेकिन बोल नहीं सका। जेठू जैसे जिंदगी की अनकही बातें कहते गए। कुछ समझ आया, ज्यादातर समझ से परे रहा। देखा, लाइन की सारी लाशों का दाह संस्कार हो गया। बाहर पंछियों की आवाज से समझा सुबह 3:30 से 4 बजे होंगे। जेठू बोले, जाने का वक्त हो गया, अब माया छोड़ता हूं, लेकिन चिंता लेकर लौटूंगा। तू मुझे पहचान लेना। तुझे इतना कुछ इसलिए कहा क्योंकि परिवार में कोई मेरे पास नहीं बैठा। तू एकटक बैठा रहा, बिना उबे। शायद तुझे नहीं पता, तूने बहुत कुछ पूरा किया। हम अब जिंदा नहीं हैं, हमें पता है कौन सा कर्म कितना पूरा करता है। बात खत्म होने से पहले किसी ने मेरा नाम पुकारा। दिल पर जैसे धक्का लगा, धड़कन तेज हो गई। जनवरी की ठंड में भी पसीने से तरबतर। बोलने की ताकत नहीं, सब बातें कर रहे थे। मैं बस सुन रहा था, जैसे बेहोशी से होश आया हो। आवाजें गूंज रही थीं। नींद टूटी तो समझा, जो सपने में देखा सच में भी वही हुआ। जेठू से पहले की सारी लाशों का दाह संस्कार हो चुका था। अब जेठू की बारी थी। नियम शुरू हुए। चिता में जाने से पहले जेठू के चेहरे पर शांति की मुस्कान दिखी। मन का वहम था या सच, आज तक नहीं जानता। उसके बाद 2 बार जेठू सपने में आए। पहली बार बोले, बाबू मुझे थोड़ा आगे बढ़ा दे, पार नहीं कर पा रहा। दूसरी बार घर के पास मंदिर के बगल में चुपचाप खड़े थे, फिर कभी नहीं आए। लगा शायद उन्हें मुक्ति मिल गई। 1 साल बाद जेठू की बेटी को बेटा हुआ। सबने कहा, जेठू लौट आए। मैं भी मानता हूं, उन्होंने तो कहा था मैं लौटूंगा, पहचान लेना। यह घटना बिल्कुल अलग थी। लगता है मैं एक आउट ऑफ बॉडी अनुभव से गुजरा था। उस सूक्ष्म दुनिया में पहुंच गया था जहां जेठू से बात हुई। मृत्यु के बाद कुछ आत्माएं नहीं समझ पाती कि वे जिंदा नहीं हैं। जेठू मेरे दे तकिए और आखिरी वक्त के साथ की बात कर रहे थे। अगर आपका ऐसा कोई अनुभव हो तो जरूर बताएं। यह कहानी बहुत खास है। आज के एपिसोड में हमने 2 हैरान करने वाली कहानियां सुनी। पहली थी छाते का अभिशाप और दूसरी श्मशान की रात। दोनों घटनाओं ने हमें सोचने पर मजबूर किया। श्मशान की रात हमें रात का मेहमान ने भेजी है। उम्मीद है आपको ये कहानियां पसंद आईं। मुझे तो बहुत अच्छी लगीं, खासकर दूसरी वाली का अनोखा एहसास। अगर आपके पास भी ऐसी बड़ी और रोचक घटनाएं हों तो हमें भेजें, हम और समृद्ध होंगे। आज के लिए बस इतना ही।